गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी को सीधी भाषा में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसी को आप क्या बोलते हो? इम्यूनिटी बोलते हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी बोला जाता है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए और हमारी बॉडी उस बीमारी से हमें लड़ने की शक्ति देती है, पावर देती है, क्षमता प्रोवाइड करती है, वही क्या होती है? रोग प्रतिरोधकता और इम्यूनिटी। आपको सर्दी जुकाम हो जाती है, कोल्ड हो गया मान लो, अगर आपका इम्यून पावर स्ट्रांग है, मतलब आप हेल्दी थे, सर्दी जुकाम हो गई कोई बात नहीं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हो, अच्छा खान पीन कर रहे हो, जो भी सारी चीजें आप सब कुछ हेल्दी कर रहे हो, आपको सर्दी जुकाम हो गई, मैक्सिमम आपको 3 दिन के अंदर अंदर उस सर्दी जुकाम से बाहर निकलने की क्षमता आपकी बॉडी दे देगी। समझ में आ रहा है? 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो बीमारी से लड़ने की क्षमता आपका शरीर आपको दे देगा और आप 3 से 5 दिन के भीतर भीतर उस जुकाम से, उस सर्दी से ठीक हो जाओगे। बट वहीं अगर इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी आपकी क्या हो? वीक हो, कमजोर हो, उस दौरान अगर आपको जुकाम हल्की सी हुई है, वो जुकाम उस आपकी कमजोरी की वजह से बढ़ते 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 लंबे टाइम तक भी चल सकती है। समझ में आया आप लोगों को? अगर आप ऑलरेडी कमजोर हो या कोई बीमारी आपको हो रखी है पहले से, तो उस दौरान आपको जुकाम हो गई तो वो जुकाम क्या होगी? लंबे टाइम तक चलेगी। वहां पे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या होता है? इम्यूनिटी। जो मिडिल एज होती है, समझ में आ रहा है? मिडिल एज का मतलब होता है जो एडल्ट लाइफ होती है उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जबकि बुढ़ापे में और बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो हमारे दादा दादी होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसीलिए बुढ़ापे में और बचपन में बीमारी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस दौरान उनके अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी पावर कम होता है, इसलिए वो जल्दी ही क्या कर लेते हैं? बीमारी को कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही किसी बीमार आदमी के संपर्क में आए, बच्चे को सबसे पहले वो बीमारी होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए बच्चों को हमेशा बीमार आदमियों से क्या रखा जाता है? दूर रखा जाता है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से तो लड़ने की क्षमता होती है बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर वो क्या होती है? कम होती है। जबकि एडल्ट एज के अंदर ये क्षमता बनी रहती है। तो जब भी किसी बीमारी के कांटेक्ट में आ जाएंगे, पहली बात तो उनको वो बीमारी होगी नहीं, अगर हो भी जाएगी तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी। समझ में आया? किसी भी, मान लो कई बार आपने नाम सुना है चिकन पॉक्स। अरे छोटी माता, बड़ी माता, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये नाम सुने ना? अरे ऐसे बोलते ना भाई, छोटी माता निकल आई, उसके शरीर पे दाने दाने से निकल जाते हैं। वो क्या हो रहे हैं? आपको पता है ये ऐसी बीमारी है कि एक बार आपको लाइफ में होंगी वो। अगर आपने वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन या उस बीमारी का टीका नहीं लिया है तो आपको लाइफ में एक बार तो वो बीमारी होगी ही, और एक बार होने के बाद दोबारा कभी नहीं होगी वो, क्योंकि वो एक बार होके हमारी बॉडी में क्या कर देती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देती है। तो जब भी दोबारा अगर आप चिकन पॉक्स वाले, मिजल्स वाले, छोटी माता वाले बीमार आदमी के कांटेक्ट में जाओगे तो आपकी बॉडी पे उसका रिएक्शन नहीं होगा। अगर जाएगा भी तो ऑलरेडी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी की पहले से तैयार बैठी है। तो जब बाहर से वो दुश्मन आएगा, पहले से तैयार फोर्स उस पर क्या कर देगी? आक्रमण कर देगी, और आक्रमण करते ही वो तो खत्म। हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, कोई लक्षण नहीं आए। समझ में आया आप लोगों को? आपको इतना तो पता है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैलती हैं, सबसे ज्यादा फैलती हैं। अगर घर में एक बंदे को हो गया मीजल्स या छोटी माता,
तो अगर जिस 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 घर वालों को नहीं हुआ है वो सबको चपेट में ले लेगा। समझ में आ रहा है? अब सबको एक एक बार तो हो ही गई, उस दौरान वो जो टाइम पीरियड के लिए दी उस दौरान आपकी बॉडी में क्या बन गई है, अब उस बीमारी की रोग प्रतिरोधकता बन गई है। तो दोबारा जब वो बीमारी होना भी चाहेगी ना तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उसके उल्टा काम करने वाले सैनिक तैयार बैठे हैं। उसको बोलते हैं मेमोरी पावर। ये हमारे शरीर की सेल की क्या होती है, मेमोरी होती है, याददाश्त होती है कि जब दोबारा वो आएगा तो वो बोलेगा अरे भाई ये तो 4 साल पहले आया था ना, वही इंसान है, ऑलरेडी इसको तो इसकी वजह से तो हमने इतना नुकसान हुआ है, अब तो हम पहले से तैयार बैठे हैं, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है आज। तो वो जो पहले से तैयार बैठे हुए थे ना वो आते ही उस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे और वो वहीं का वहीं खत्म। तो हमारी बॉडी में नो लक्षण, नो सिम्टम्स, कुछ भी अपीयर नहीं होगा। ये हम लोग वैक्सीन से भी डेवलप करवा लेते हैं। आपको पता है आजकल जब जिस दिन से बच्चे पैदा होते हैं उसी दिन से उनको टीके लगाने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई हमें क्या मिली थी रोग प्रतिरोधकता, बीमारी हो के मिली है, बट आजकल के बच्चों को वो बीमारी होने ही नहीं देते हैं। घर वाले पेरेंट्स पहले ही उसको क्या करवा देते हैं, उस बीमारी का टीका लगवा देते हैं। जब बीमारी का टीका लगता है, आपको पता है बीमारी का टीका लगने की वजह से वो हमने बाहर से बनी बनाई बीमारी उसको दे दी है। अब वो बीमारी ऐसी है कि लक्षण नहीं लाएगी, बट यह है कि हमें बीमार जरूर कर दिया। हम बीमार तो हो गए, बीमारी के कांटेक्ट में भी आ गए, संक्रमित भी हो गए हैं, बट कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। किसका? उस बीमारी का। वो हमने क्या किया, टीके जो वैक्सीन लगाया, इम्यूनाइजेशन किया, टीकाकरण करवाया, उस टीकाकरण की वजह से जो टीकाकरण हम लोग बाहर से ले रहे हैं किसी बीमारी का, मान लो जैसे बच्चों को BCG का टीका लगाते हैं कि उनको भविष्य में कभी भी टीबी ना हो, लगाते हैं। DPT का लगाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन भी पिलाते हैं, पेंटावेलेंट जैसे ना 5 दवाइयां एक साथ दी जाती है बच्चे की, कहाँ पे, थाई पे। ये हम लोग MMR देते हैं, मिजल्स देते हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि हम बनी बनाई बीमारी कृत्रिम रूप से बच्चे में डाल रहे हैं, ताकि जैसे ही अंदर जाएगी एंटीजन, इसके अगेंस्ट क्या बनेंगे, सैनिक तैयार होंगे। अब वो सैनिक हमारी बॉडी में बैठ जाएंगे। बैठ गए, भविष्य में मान लो आप बीमारी वाले आदमी के कांटेक्ट में चले गए और अगर वो एंटीजन अंदर आ भी गया तो जो पहले से तैयार सिपाही थे वो क्या करेंगे, उस एंटीजन पे अटैक कर देते हैं। वैक्सीन से हमें लक्षण नहीं आते, बीमारी तो हो गई, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है, बट हमें सिम्टम्स नहीं आए थे। बट अगर बिना वैक्सीन की वजह से किसी इंसान से हमें डायरेक्ट बीमारी होती है, उसके लक्षण हमें आते हैं और फिर उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। तो एक तो क्या होती है, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में क्या होती है, रोग प्रतिरोधकता बनती है, और दूसरी हम लोग कृत्रिम तरीके से बनाते हैं। तो जो नेचुरली होती है वो तो कोई भी वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, टीका नहीं किया जाता है, बीमारी के वाले कांटेक्ट में आने से ही हो गया। और जो कृत्रिम वाला तरीका होता है उसमें क्या होता है, हम बनी बनाई बीमारी उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। समझ में आया? ये क्या होती है, रोग प्रतिरोधकता। अगर इसके अंदर इसकी बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि रोग प्रतिरोधकता वह क्षमता है जो व्यक्ति की विभिन्न कम्युनिकेबल डिजीज से सुरक्षा करती है। समझ में आ रहा है कि रोग प्रतिरोधकता वह क्षमता होती है जो क्या करती है, इंसान की जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनसे वो क्या करती है, सुरक्षा करती है। उसी को क्या बोलते हो आप, इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर शरीर के शेष उत्पन्न करने वाले कारकों, मतलब शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक जिनको आप बोलते हो एजेंट, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी, तो अगर जो डिजीज उत्पन्न करने वाले कारक या एजेंट होते हैं या एंटीजन होते हैं, उन्हें पहचानने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। समझ में आ रहा है? अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन या कोई एजेंट चला गया और वो क्या है, एक बीमारी का कारक है, तो इस बीमारी के कारक को पहचान कर
उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता, मैंने बता दी ना, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता। भाई वो उसको पहचान, याददाश्त है उसकी कि ये पहले भी आया हुआ है, अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, एक बार इसने नुकसान कर दिया, दोबारा हम इसको नुकसान नहीं करने देंगे। तो वो उस पर क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय, उसको खत्म कर देंगे। और इसी को आप क्या बोलते हो, इम्यूनिटी बोलते हो। समझ में आया? ये क्या है इम्यूनिटी की डेफिनेशन। इम्यूनिटी किसको बोलते हैं कि जितने भी बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनको पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। या जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे अगर एक इंसान की सुरक्षा होती है या उससे सुरक्षा प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को आप क्या बोलते हो, इम्यूनिटी बोलते हो। अगर यहाँ पे इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर पहला क्या आता है, इनेट। फर्स्ट वन क्या है, इनेट। भाई फर्स्ट वन अगर यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, इम्यूनिटी का, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। भाई जब बच्चा पैदा हुआ था तभी से उसके अंदर इम्यूनिटी बनी हुई है। समझ में आ रहा है? बच्चे को जन्म से ही वो क्या मिली हुई है, रोग प्रतिरोधकता मिली हुई है कि उस बच्चे में वो बीमारी कभी भी नहीं हो सकती, या उस बच्चे में वो बीमारी हो सकती है। समझ में आ रहा है? जैसे होते हैं ना कि किसी ऐसी प्रजाति होती है जिसमें ये बीमारियां नहीं होती हैं, कोई ऐसी रेसेस होती है, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या मिली हुई है, जन्मजात वो इम्यूनिटी मिली हुई है, वो सुरक्षात्मक कवच उनको उनके खानदान से मिला हुआ है कि उनमें वो बीमारी नहीं हो सकती। ये क्या है, उपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, बाहर से अर्जित करते हैं, हमारी बॉडी में उसको आने की क्या देते हैं, इजाजत देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। जो दो तरीके से होती है, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय, मतलब एक तो एक्टिवली और एक पैसिवली। अगर यहाँ एक्टिव और पैसिव की बात की जाए तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है एक्टिव तरीके से। सक्रिय रूप से इंसान का शरीर उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जबकि इसमें इंसान का शरीर सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इसमें इंसान की खुद की बॉडी, भाई जिसमें इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है उसकी बॉडी वहां पे काम नहीं करती है, उसको इम्यूनिटी बाहर से ही मिलेगी, या तो उसके पेरेंट्स देंगे या बाहर से हम लोग दवाई टॉक्सोइड के रूप में उसको देंगे। यहां डायरेक्टली बच्चे की बॉडी काम करेगी, यहां बच्चे की बॉडी काम नहीं करती है। भाई डेवलप तो इम्यूनिटी बच्चे के अंदर ही हो रही है। समझ में आ रहा है? भाई इम्यूनिटी किसके अंदर उत्पन्न हो रही है, बच्चे में ही हो रही है। यहां तो बच्चा काम करेगा, यहाँ तो बच्चा खुद काम करेगा अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, पर यहाँ बच्चा नहीं करेगा, उसको बनी बनाई इम्यूनिटी दी जाएगी। तो एक तो उसकी माँ देती है बच्चे की, और दूसरी क्या करते हैं, डॉक्टर देते हैं। पहली तो कौन देता है, बच्चे की माँ देती है, और दूसरा कौन देता है, डॉक्टर देते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतनी चीज? इसमें क्या होता है, बच्चा एक तो इन्वायरमेंट से लेता है, समझ में आ रहा है, एक तो इन्वायरमेंट से लेता है और एक टीकाकरण से लेता है। इसमें अगर बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी तो एक तो इन्वायरमेंट से होगी और एक टीकाकरण से होगी। इसमें बच्चे में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसकी माँ के द्वारा होगी और एक डॉक्टर के द्वारा जो टॉक्सिड दिए जाएंगे उसके द्वारा होगी। कैसे, यहाँ दोनों लिख लिए हमने, ये तो जन्मजात है रे, इसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी एक बीमारी को लेके उस इंसान को जन्म के टाइम से ही क्या मिला हुआ है, खानदानी तोहफा मिला हुआ है कि तुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? उस बीमारी के खिलाफ उसको तोहफा मिला हुआ है कि हमारे बच्चे में ये बीमारी है वो नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे इनकी बात करें, इतना आपने एक्टिव देख लिया और पैसिव देख लिया। अब अगर इस एक्टिव और पैसिव, एक्टिव के अंदर क्या होता है, बच्चे की खुद की बॉडी वहां पे क्या करती है, काम करती है, जबकि पैसिव के अंदर
डेवलप तो बच्चे में ही हो रही है, बट यहाँ पे काम कौन कौन करेंगे? बच्चे की माँ और बच्चे को दवाई देने वाला डॉक्टर। तो यहाँ कंडीशन ये भी दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से बच्चे ने बीमारी ले ली। कैसे? बच्चे के चाचा का लड़का क्या था? बच्चे के चाचा का लड़के को क्या थी? मीजल्स थी। समझ में आ रहा है? बच्चे के चाचा के लड़के को क्या थी? मीजल्स थी। अब बच्चा जब उस चाचा वाले लड़के के कांटेक्ट में चला गया तो वो बच्चा भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। समझ में आ रहा है? वो बच्चा भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। अब वो जो संक्रमित हुआ वहां से वो बच्चा, उसके बाद में जो उसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई उसको आप क्या बोलते हो? प्राकृतिक सक्रिय और नेचुरल एक्टिव। यहाँ पे बच्चे ने बीमारी ली है, किससे? अपने भाई से। समझ में आ रहा है? यहाँ एनवायरमेंट का मतलब यही हुआ कि बच्चे ने क्या किया, उसी एनवायरमेंट में जो दूसरा बच्चा था उससे वो बीमारी ले ली, और वो बीमारी लेके बच्चे में लक्षण आए। लक्षण आने के बाद उस बच्चे में क्या बन गई? रोग प्रतिरोधकता बन गई। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम। इसमें हम बच्चे को क्या देते हैं? वैक्सीन। क्या देते हैं हम बच्चे को? वैक्सीन। मतलब टीके लगाते हैं बच्चे को। टीकाकरण के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे को बीमार कर रहे हैं। अब यहाँ बीमार नहीं होगा बच्चा, उसी बीमारी का हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? एंटीजन डाल रहे हैं, कारक डाल रहे हैं उस बच्चे की बॉडी के अंदर। और वह ऐसा कारक है कि बीमारी करके भी बीमारी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? बीमारी करके भी, मतलब बीमारी का कारण होके भी बीमारी पैदा नहीं कर रहा है। सिर्फ इसके अंदर वो चीज रहती है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जबकि रोग पैदा नहीं करता। कौन है? जो हम लोग टीकाकरण इसीलिए तो करवाते हैं कि भाई हमारे बच्चे को जो बीमारी अभी तक नहीं हुई है वो भविष्य में भी कभी ना हो। इसीलिए जो टीकाकरण करते हैं वो टीकाकरण रोग पैदा नहीं करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। जो यहाँ पे बीमारी होने के बाद पैदा हो रही थी वो हम यहाँ क्या कर देते हैं? पहले ही पैदा कर देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि जब भी वो फिर बाद में भविष्य में कभी उस बीमारी वाले इंसान के संपर्क में आएगा तो वो बीमारी नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? दोनों देखी। नेचुरल का मतलब क्या होता है? बच्चे ने बीमारी ली है पड़ोसी से। यहाँ पे बच्चे ने बीमारी नहीं ली है, यहाँ पे हमने क्या दिया? बच्चे को टीका लगाया है, और उस टीके से बच्चे के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर पैसिव की बात करेंगे, पैसिव के अंदर अगर देखा जाएगा तो पैसिव के अंदर क्या हो गया? बच्चे में इम्यूनिटी तो डेवलप हो रही है, बट किसकी वजह से हो रही है? दूसरे इंसानों की वजह से। कैसे? एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया कृत्रिम। वही दो इसके टाइप है, वही दो इसके टाइप है। इस नेचुरल के अंदर तो क्या होता है? जब बच्चा माँ के गर्भाशय में रहता है उस दौरान जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। माँ अपने बच्चे को गर्भाशय में, गर्भवती थी जब प्रेग्नेंट थी तब तो उसने ये इम्यूनिटी उसको दे दी, और जब उसने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई तो उसने क्या दे दिया? IgA। ये दो ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के वो दे दिए, उसने क्या दे दिए? कारक वो दे दिए, चीजें दे दी, एंटीबॉडी दे दी। ये क्या है? एंटीबॉडी है। यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं? एंटीजन। जो एक्टिव वाली होती है उसमें हम लोग एंटीजन देते हैं, चाहे वो बीमारी इन्वायरमेंट से ले रहा हो चाहे टीकाकरण से ले रहा हो, दोनों में ही एंटीजन जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? एंटीबॉडी देते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? एंटीबॉडी देते हैं। तो एक तो एंटीबॉडी बच्चे की माँ देती है, कब? जब बच्चा गर्भाशय में हो, और दूसरी एंटीबॉडी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। कब? जब शुरुआत के 3 दिन का ब्रेस्ट मिल्क लेगा, जिसको बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉम, जो पीले रंग का दूध होता है, जब वो बच्चा उसको लेता है उस दौरान भी उस बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेवलप हो जाती है। और ये दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को लाइफ लॉन्ग, जब तक बच्चा जिंदा है तब तक उस बच्चे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करेंगे। अगर
किसी बीमारी का कारक जाएगा या एंटीजन जाएगा, अभी तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ेंगी और लड़के उस बच्चे को उस बीमारी से बचा लेंगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंटीजन दिया, उसके बाद में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी। समझ में आया आप लोगों को? पहले हमने कारण दिया और फिर कारण के बाद में हमारे शरीर ने क्या बनाया था? एंटीबॉडी बनाई थी। पहले कारण दिया, फिर कारण का क्या बना? सॉल्यूशन, सुझाव बनाए हमारे शरीर ने, बाद में बनाए। वहां पे हमारे शरीर को पहले से क्या मिल गए? सुझाव मिल गए। सुझाव अब उसके पास हमेशा रहेगा। जब भी उसको फ्यूचर में कभी वो आएगा, क्या कोई भी कारक या कारण आएगा, ऑलरेडी एंटीबॉडी उस बच्चे को सुरक्षा दे देंगी। दूसरा है आर्टिफिशियल। इस आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है? बीमारी होने के बाद में, समझ में आ रहा है? बीमारी होने के बाद, जैसे आपको पता है हम लोग अगर हमें लोहे की लग जाती है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें डॉक्टर टीटी का इंजेक्शन लगाता है। पता है ना आप लोगों को? टीटी का इंजेक्शन लगाता है ना, टीटी का इंजेक्शन लगाता है। या फिर कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें दवाइयां देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टीटी का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगी तो हमें पता है कि चोट लगती है तो शरीर के अंदर वो उसका क्या होता है? बैक्टीरिया, टिटनस का, वो हमारी बॉडी में चला जाता है, तो हम पहले उसका बचाव करने के लिए हम टीटी का इंजेक्शन खा लेते हैं। समझ में आ रहा है? हम पहले ही टीटी का इंजेक्शन खा लेते हैं ताकि वो बीमारी हमें हो ही ना। समझ में आया? अगर हो भी गई है तो ठीक हो जाएगी। दूसरा, बीमारी हो गई है, अब बीमारी से होने के बाद में क्या, मान लो बच्चे को क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए वहां पे डॉक्टर उसको क्या देगा? दवाइयां देगा। और दवाइयां देखेंगे तो बच्चे के धीरे धीरे अंदर वो क्या होगी? बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा होगी, और वो क्षमता फिर क्या करेगी? बच्चे के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए वहां पे रेस्पॉन्सिबल होगी, और बच्चा वहां पे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो पहले वाली में तो क्या दे रही है? माँ दे रही है क्या? बच्चे को एंटीबॉडी, ताकि फ्यूचर में उस बच्चे को हम सुरक्षित रख पाए। दूसरे में क्या होता है? बीमारी होने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर बीमारी हो गई है, उस बीमारी के होने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल पेशी इम्यूनिटी के अंदर। जैसे हम टीटी का इंजेक्शन लगा रहे हो, चाहे कोई इम्यूनोग्लोबुलिन उसको दे रहे हो, चाहे कोई दवाइयां उसको दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो किस में आती है? आर्टिफिशियल पेशी और कृत्रिम पेशियों के अंदर। समझ में आया? ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन। इसमें बच्चे को तोहफा मिला हुआ है बीमारी से बचे रहने का। समझ में आ रहा है? खानदानी तोहफा मिला हुआ है उस बच्चे को, जो उस बीमारी से बचा के रखता है। बाकी ये क्या होता है? एक्वायर्ड है, जो क्या होती है? हम बाहर से अर्जित करते हैं। तो एक तो हम लोग, हमारी बॉडी एक्टिवली वहां पे उस चीज को लेती है, और दूसरा पैसिवली। पैसिवली में हमारी बॉडी तो पड़ी है, उस बॉडी में डाला जाता है, एक तो माँ के द्वारा, दूसरा डॉक्टर के द्वारा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? या तो उसके पास जाके लेके आ जाते हैं, या हमारी बॉडी में टीकाकरण करके हमारी बॉडी में वो बीमारी का कारक डाल दिया जाता है। ये सारे क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन है किसका? इम्यूनिटी का। देख लिया आप लोगों ने? एक होता है इनेट और एक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक्वायर्ड, जिसमें दो तरीके से होता है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। इसमें हमेशा बीमारी का कारण दिया जाता है, और इसमें हमेशा बीमारी के कारण के बाद जो होने वाली एंटीबॉडी बनती है वो दी जाती है। यहाँ पे कारण दिया जाता है, और वहां पे कारण से लड़ने वाली सिपाही दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें तो हमारी बॉडी क्या करेगी? काम करेगी उस बीमारी से लड़ने के लिए, और वहां पे ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बनी बनाई सिपाही दे दिए, तो अब हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। वहां पे क्या हो गया? बीमारी आएगी, अपने आप खत्म। समझ में आ रहा है? दोनों चीज देखी। यहाँ पे बॉडी को जोर आता है काम करने में, इसलिए वो क्या करती है? काम करती जाती है। मतलब यहाँ पे उसको जोर लगाना पड़ेगा रे सिपाही बनाने के लिए, वहां पे उसको कोई जोर नहीं लगा रहा है, वो तो पहले से फौज तैयार करके बैठा है। जब भी आएगी बीमारी, वो क्या करेगा? आजा तुझे मैं देखता हूँ। तो ये क्या हो गई? एक एक्टिव हो गई और एक पैसिव हो गई। समझ में आया? ये क्या होता है? इसका क्लासिफिकेशन।
अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि जन्मजात रोग प्रतिरोधकता, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये एक ऐसी आधारभूत रोग प्रतिरोधकता होती है जो वंशानुगत होती है। वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। यह प्रतिरोधकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। अरे खानदानी बीमारी है भाई, समझ लो ना इस चीज को। अगर दादा को है तो पापा को होगी, पोते को होगी, पड़पोते को होगी। और अगर दादा को भी नहीं थी वो बीमारी, किसी एक बीमारी को लेके अगर वो नहीं हो रही है तो वो बाकी किसी को भी वो तोहफे में वो चीज वो नहीं मिलेगी। मान लो, अच्छा मैं बता दूं भाई, आपको पता है डॉग है, डॉग कुत्ता है, कुत्ते को जन्मजात बीमारी मिली हुई है कि वो रेबीज पैदा करवाएगा। समझ में आ रहा है? कुत्ते को जन्म से ही वो तोहफा मिला हुआ है कि वो रेबीज पैदा करवाएगा। करवाएगा भी किसमें? एक इंसान में। समझ में आ रहा है? तो रेबीज क्या है? एक जन्मजात इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली रोग प्रतिरोधकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो ये क्या होती है? रोग प्रतिरोधकता होती है जो एक तोहफा मिला हुआ है फैमिली से। बच्चा तो नहीं चाह रहा था, बट घर वालों ने जानबूझ के वो तोहफा दे दिया उसको। समझ में आ रहा है? वो क्या होती है? जन्मजात रोग प्रतिरोधकता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। अब अगर उपार्जित की बात की जाए तो उपार्जित को देख लो। इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता व्यक्ति के उसके जीवन के दौरान आर्टिफिशियली और नेचुरली किसी भी तरीके से देखने को या उत्पन्न हो सकती है। समझ में आया? अगर यहाँ पे हम बात करें उपार्जित रोग प्रतिरोधकता की, तो इस प्रकार की जो रोग प्रतिरोधकता है व्यक्ति में क्या होती है? उसके जीवन के दौरान, मतलब उसकी लाइफ के किसी भी दौर में उसको या तो कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हो सकती है। दो प्रकार की होती है, एक्टिव, दूसरी पैसिव। दोनों हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ ली। इसमें क्या होता है? एक्टिवली हमारी बॉडी काम करती है सिपाही तैयार करने के लिए, और यहाँ पे उसको बने बनाए सिपाही मिल जाते हैं। ये क्या होता है? उपार्जित और एक्वायर्ड, जो हम लोग क्या करते हैं बाहर से हमारी बॉडी में लेते हैं। तो ये क्या हो गई? उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर यहाँ पे इनका बात करें कि एक्टिव और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो? भाई एक्टिव को एक्टिव क्यों बोलते हैं और पैसिव को पैसिव क्यों बोला जाता है? तो अगर उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनका कुछ डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्या करेंगे? अगर उससे रिलेटेड जैसे सक्रिय और निष्क्रिय रोग प्रतिरोधकता में क्या देख रहे हैं हम लोग? अंतर देख रहे हैं। तो ये अंतर अगर हम लोग देखेंगे दोनों के अंदर, तो ये दोनों के अंदर अंतर आपको इस तरह से हम लोग इस टेबल के द्वारा शो करेंगे। पहला अंतर क्या है? किसका? एक्टिव का। इसके उत्पादन में व्यक्ति का इम्यून तंत्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये आपको पता चल गया, मैंने बता दिया था कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, बच्चे की जो बॉडी होती है, वो सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जबकि इसके उत्पादन में व्यक्ति का इम्यून तंत्र भाग नहीं लेता, क्योंकि उसको तो बनी बनाई चीजें मिल रही हैं। अगर आपको कोई कहे कि खाना बना के खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा, और कोई कह दे कि भाई किचन में गुलाब जामुन पड़े जाके खा ले, तो क्या आपने बनाए थे? वो आपको तो बने बनाए मिले हैं ना। वही चीज यहाँ पे है। तो जो चीज आप बनाते हो वो एक्टिव होती है, और जो आपको बनी बनाई मिलती है वो क्या होती है? पैसिव। दूसरी बात करें कि ये आपको एक बार हो गई बीमारी तो ये आपको पूरे लाइफ टाइम सुरक्षा प्रदान करेगी। कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी। अरे एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आपको पूरी लाइफ क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, बट ये इसकी तुलना में कम अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? पैसिव इम्यूनिटी इंसान को एक्टिव इम्यूनिटी के बजाय थोड़े कम टाइम के लिए क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। एक्टिव वाली एक बार हो गई बीमारी, चाहे वो टीकाकरण से हो चाहे ऐसे हुई हो, एक बार होने के बाद दोबारा लाइफ में कभी भी नहीं होगी।
बट ये कभी भी हो सकती है। बस लड़ने की क्षमता तो देगी, बट बीमारी तो कभी भी हो सकती है। 1 साल के अंदर हो गई, 2 साल से आ गई, फिर से 4 साल से फिर से हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। बस हमारे पास सिपाही तैयार बैठे हैं, जैसे ही बीमारी आएगी हम लोग लड़ लेंगे। यहाँ पे ये इसको लाइफ लॉन्ग क्या करना पड़ता है, एक ही बार उस बीमारी से लड़ना है, बाकी पूरी लाइफ वो सुरक्षित है। यहाँ पे उसको अपनी पूरी लाइफ में बार बार उस चीज से लड़ने का टाइम मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे निठल्ला बैठा था, ये बनी बनाई चीज ली पहले तो इंसान ने, अब बनी बनाई चीज ली की तो भाई नुकसान तो बनना ही पड़ेगा उसको। दूसरी इसके ये क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लाइफ लॉन्ग चलेगा तो ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या होता है, केवल ह्यूमरल प्रकार की रोग प्रतिरोधकता शामिल होती है भाई। एंटीबॉडी जिसके अंदर बनते हैं सिर्फ वही रोग प्रतिरोधकता होती है, इसलिए थोड़ा कम इफेक्टिव है। इस प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी के उत्पन्न होने में समय भी बहुत लगता है, और ये तो क्या करते हैं, तुरंत उत्पन्न हो जाती है, तुरंत इलाज कर देती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जितना जल्दी इलाज, बीमारी आगे जाके क्या होगी, उतनी ज्यादा वापस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और ये क्या होगा, टाइम तो ज्यादा लेगी इम्यूनिटी डेवलप करने का, बट अगर एक बार बन गई तो पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश है। इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता इम्यून डेफिशिएंट व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होती है। मैंने बताया था ना, जो इंसान पहले से क्या हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, और उसको अगर एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कोई दूसरी और बीमारी आ गई, तो उस इंसान के अंदर ये डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि वो पहले से ही बीमार है, उसकी बॉडी क्या है, पहले से ही कमजोर है। तो कोई भी बीमारी उसकी बॉडी के अंदर आ सकती है। ये उन्हीं बंदों में काम करेगी, उन्हीं इंसानों में काम करेगी जो एकदम स्ट्रांग और हेल्दी हो। पर ऑलरेडी बीमार हो और दूसरी बीमारी और आ गई हो, तो उसके अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न हो सकती है किसमें, जिसका इम्यूनिटी पावर कम हो, क्योंकि यहाँ तो हम दवाइयों से ठीक करेंगे ना उसको। भाई यहाँ तो हम दवाइयां दे दे के ठीक करते हैं, जुकाम बार बार होती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश का मौसम हो, कभी भी हो जाती है, दवाई लेते हैं ठीक कर लेते हैं। वो क्या हो गई, पैसिव इम्यूनिटी तो हुई यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, उनमें नहीं होती। अगर वो बीमार है इंसान, तो चाहे अगर उसने इन्वायरमेंट से ली वो बीमारी तो भी प्रॉब्लम, और टीकाकरण तो हम उसका कर ही नहीं सकते। अबे जिस इंसान के अंदर पहले से कोई बीमारी हो और अगर उसको कहा जाए कि आप टीकाकरण करवा लो, तो नहीं हो पाएगा। आपको पता है जब कोरोना की वैक्सीन लगाने गए तो डॉक्टर ने आपको पूछा कि कोई बीमारी तो नहीं है आपको, सर्दी जुकाम तो नहीं आ रखी है, बुखार वगैरह तो नहीं हो रखा है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो ये टीका नहीं लगाते। समझ में आया? क्योंकि उनके अंदर क्या हो सकती है, ये बीमारी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए जिस इंसानों की इम्यूनिटी कम हो या जिनके अंदर पहले से बीमारी मौजूद हो, उनके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की, इसमें क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल याददाश्त मेमोरी पाई जाती है। जब भी कोई बाहर से वापस इंसान आएगा, ये पहचान लेंगे कि स्वागत करेंगे, आओ, और आके ऐसा स्वागत करेंगे कि दोबारा आएंगी नहीं वो। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी है वो, याददाश्त है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए बार बार वो बीमारी उसको होती रहती है। इस प्रकार की जो भी इम्यूनिटी है वो कितने तरीकों से उत्पन्न हो सकती है, क्लिनिकल तरीकों से, सब क्लिनिकल तरीकों से, किसी भी तरीके के संक्रमण से, बीमारी से, टीकाकरण से, किसी से भी क्या हो सकती है, फैल सकती है। मतलब आपको उत्पन्न हो सकती है रोग प्रतिरोधकता। कौन सी? एक्टिव वाली। क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, या फिर कोई संक्रमित आदमी के कांटेक्ट में आने से किसी से भी आपके अंदर ये उत्पन्न हो सकती है। और ये उत्पन्न हो सकती है किस प्रकार, गर्भवती माता से उसके गर्भस्थ शिशु में एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा। अगर दोनों एंटीबॉडीज की हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या है कि इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जो भी इम्यूनिटी है वो कैसे होगी, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल संक्रमण के बाद, उस विशेष संक्रमण के विरुद्ध और टीकाकरण के पश्चात। भाई क्लिनिकली हो गया, सब क्लिनिकली हो गया, या टीकाकरण के बाद में,
जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधकता, वो इनके बाद होती है, ऐसे डेवलप होती है। और इसमें कैसी होती है, गर्भवती माता से उसके गर्भस्थ शिशु में एंटीबॉडी, जो मैंने बताया था कौन सा, IgG, और कोलेस्ट्रम पिलाने से कौन सी, IgA, समझ में आ रहा। और एंटी टिटनस सीरम, समझ में आया, जैसे बताया ना कि टीटी का इंजेक्शन वगैरह लेते हो, लगाने के बाद टिटनस के विरुद्ध, और इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन के द्वारा बीमारी होने के बाद में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवाएं दी जाती है, उनके बाद में जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव तो क्या होती है, कोई बीमारी हो गई उसके बाद में, या आपने टीकाकरण कर दिया उसके बाद में। ये क्या होती है, माँ से उस बच्चे के गर्भाशय में IgG के द्वारा, कोलेस्ट्रम से IgA के द्वारा, और टीटी के इंजेक्शन लेने के द्वारा, या एंटीबॉडी के इंजेक्शन या इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लेने के द्वारा डेवलप होती है। कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी। इतनी चीज आपको समझ में आई कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। एक चीज ध्यान में रख लो, एक्टिव इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग आपको सुरक्षा देती है, और ये उन इंसानों में डेवलप होती है जो हेल्दी हो, स्ट्रोंग हो। जिनका इम्यूनिटी पावर कम हो, जिनके अंदर बीमारी हो, उनमें ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। और ये इम्यूनिटी जब डेवलप होती है जब इंसान के अंदर या तो कोई बीमारी आ गई हो, समझ में आ रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज उस इंसान में एनवायरमेंट से आ गई हो, या फिर हमने टीकाकरण दे दिया, तो उसके बाद में उस बच्चे में ये डेवलप हो जाएगी। जबकि पैसिव होती है, कम टाइम के लिए होती है, और इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिनका इम्यून पावर कम हो, रोग प्रतिरोधकता कम भी हो, उनमें भी ये उत्पन्न हो जाती है। और ये गर्भवती माता से उसके बच्चे में भी जाती है IgG के द्वारा, और जब महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके द्वारा IgA से, और टीटी के जब इंजेक्शन लगाते हो उनके द्वारा, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, उनके बाद में जो डेवलप होती है वो क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। लाइफ लॉन्ग चलती है ये, एक बार हो गई बीमारी बस फिर ऐसी ऐसे, यहाँ पे बीमारी बार बार हो सकती है, बार बार हो सकती है। ये सारे क्या हो गए, डिफरेंस हो गए, किसके, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, जो रोग प्रतिरोधकता उस इंसान में डेवलप हो रही है, उसके लिए कौन कौन से एजेंट है वो कारक होते हैं, कौन कौन से एजेंट है वो कारक होते हैं जो ये बीमारी इम्यूनिटी है वो डेवलप करवाते हैं। कौन कौन से कारकों से, व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले विभिन्न पदार्थ सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, इम्यूनाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे कि टीकाकरण या वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटी सीरम। क्या हो गया, टीका या वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटी सीरम। ये टीका वैक्सीन लगाते हैं, ये वैक्सीन है वो 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है लाइव मतलब जीवित वैक्सीन, एक होता है मृत वैक्सीन, एक होता है मिश्रित वैक्सीन, समझ में आ रहा है, और एक होता है टॉक्सॉइड। मतलब 4 तरीके के हम लोग टीकाकरण करके उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करवा सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मैंने बता दिया, गर्भाशय के दौरान जो माता गर्भवती है उस दौरान वो अपने गर्भ शिशु को देती है, बच्चा होने के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते तो भी उस बच्चे को देती है। तीसरी एंटी सीरम, समझ में आ रहा है, एंटी सीरम के अंदर होता है सीरम के अगेंस्ट, जैसे टीटी वगैरह हो गया, डिप्थीरिया और टिटनस हो गया, उनके हम लोग क्या करते हैं, एंटी सीरम देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करवाती हैं। अगर इनका 1 बाय 1 डिस्कशन देखेंगे कि वैक्सीन के टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर यहाँ पे वैक्सीन की टाइप की बात की जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, वैक्सीन के टाइप के अंदर कितने टाइप का होता है, मैंने आपको बता दिया 4 टाइप का होता है वैक्सीन। समझ में आ रहा है, कितने टाइप का होता है यहाँ पे वैक्सीन, 4 टाइप का। समझ में आ रहा है, वैक्सीन कितने टाइप का है, 4 टाइप का। कौन कौन से टाइप है, अगर फर्स्ट टाइप की बात की जाए तो है लाइव वैक्सीन। क्या है, पहला है लाइव वैक्सीन। लाइव का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे हम लोग जीवित जो भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। और वो वैक्सीन क्या करती है, बच्चे में बीमारी पैदा नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। भाई हमने जीवित बैक्टीरिया और वायरस से क्या किया, जीवित बैक्टीरिया और वायरस से वैक्सीन तैयार की हमने। और जब ये हमारी बॉडी में जाएगी तो रोग नहीं करेगी, बीमारी पैदा नहीं करेगी, रोग पैदा नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करती है, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करती है, मतलब बीमारी होने से बचाती है। रे सीधी सी बात है, बीमारी होके भी नहीं होती है, ये ऐसे मतलब लक्षण आपको दिखाई देने नहीं पड़ते हैं। रोग प्रतिरोधकता पैदा करती है, ठीक है, बीमारी होने में अवरोध पैदा करती है। समझ में आया आप लोगों को? जीवित बैक्टीरिया और वायरस से हमने क्या किया है, ये वैक्सीन तैयार की थी। और ये वैक्सीन तैयार करके जब हमने एक बच्चे की बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में डाला तो उसने वो बीमारी नहीं की, जबकि क्या किया, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा कर दी। समझ में आया आप लोगों को? उसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जो वैक्सीन हमने बनाई थी, जो वैक्सीन हमने बनाई थी उसको हम लोग क्या करेंगे, गरम करेंगे, वैक्सीन को गरम करेंगे तो अंदर जो भी बैक्टीरिया और वायरस जिंदा थे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मरे हुए के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां से वो क्या करेंगे, वैक्सीन हम बच्चे की बॉडी में डाल देंगे। वो क्या हो गया, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन क्या होती है, बार बार दी जाती है। समझ में आ रहा है? लाइव वैक्सीन लाइफ में सिर्फ एक ही बार लगती है, जबकि किल्ड वैक्सीन को बार बार दिया जाता है। कितनी बार, मतलब बार बार, जैसे डीपीटी हो गया, 1.5 महीने पे लगता है, 2.5 महीने पे लगता है, 3.5 महीने पे लगता है, 16 महीने पे लगता है, फिर 5 साल पे लगता है। ऐसे लगता है कि नहीं लगता, वो क्या है, किल्ड वैक्सीन है। समझ में आप लोगों को? हेपेटाइटिस वो भी क्या है, किल्ड वैक्सीन है, क्योंकि वो भी इसी टाइम पे दी जाती है। तो किल्ड के अंदर क्या होता है, वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता तो पैदा करती है, बट बार बार देना पड़ता है इसमें। समझ में आया? ये वैक्सीन बार बार देनी पड़ती है, कौन सी, किल्ड वैक्सीन, जबकि लाइव वैक्सीन एक ही बार लगती है। बीसीजी जन्म के समय लगा दी, अब उसको 100 साल तक वो जिंदा रहे, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बीसीजी एक बार लगा दी, अब उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगा दी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिजल्स की वैक्सीन लगा दी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूबेला की वैक्सीन लगा दी, उसको लाइफ में कभी दोबारा वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो होते हैं लाइव वैक्सीन। समझ में आ रहा है? लाइव वैक्सीन, जिंदा बैक्टीरिया और वायरस की वैक्सीन बनाई, अब डायरेक्टली हमने कहाँ डाल दी, बॉडी में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन बना के उस वैक्सीन को क्या किया, उस बैक्टीरिया और वायरस को हमने क्या कर दिया, किल कर दिया। कैसे, गर्म करके। जैसे ही गर्म किया वो किल हो गए, और जो वैक्सीन तैयार हुई वो वैक्सीन हमने क्या कर दी, बॉडी में डाल दी। अब ये बॉडी में जाएगी, काम तो कर लेगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको उस पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा लेना पड़ेगा। समझ में है आप लोगों को? नेक्स्ट वन क्या होता है, टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में क्या आते हैं, 2 आती है, जैसे मैंने बताया ना, एंटी सीरम। भाई एंटी सीरम बता दिया ना मैंने, एंटी सीरम 2 को क्या हो गए, टीटी और डीटी, जो क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ये टीटी और डीटी, टॉक्सोइड, ये भी क्या होते हैं, वैक्सीन ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं, एंटीजन ना होके इनमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, टॉक्सोइड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और वो टॉक्सोइड्स क्या करते हैं, बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। और लास्ट वन क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, एक ही वैक्सीन में 5-5 दवाइयों का एक साथ मिलना, एक में 5 कदम। समझ में आ रहा है? इंजेक्शन तो एक ही लगाया, बट उसने 5 बीमारियों से हमारी रक्षा कर दी। कौन सी हो गई, पेंटावेलेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक में 5 के दम में क्या आती है, पेंटावेलेंट, जिसमें क्या आता है, एक तो आता है डिप्थीरिया, एक आता है पर्ट्यूसिस,
एक आता है टिटेनस, एक आता है हेपेटाइटिस, और लास्ट वन क्या आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 वैक्सीन हम एक इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। समझ में आ रहा है, एक में 5 का दम, बट ये भी किल्ड ही है। समझ में आ रहा है, ये 1.5 महीने पे दी जाती है, 2.5 महीने पे दी जाती है, 3.5 महीने पे दी जाती है, फिर 16 महीने पे दी जाती है, फिर 5 साल पे दी जाती है। मतलब किल्ड का ही टाइप है ये, बट इम्यूनिटी तो दे ही रही है ना। तो ये सारे क्या हो गए, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन और मिक्स्ड वैक्सीन। ये 4 तरीके क्या होते हैं, वैक्सीन के टाइप होते हैं। इज दैट क्लियर? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ये क्या है, लाइव, LIVE, ये क्या है, किल्ड, ये क्या है, टॉक्सॉइड, और ये क्या है, मिक्स्ड। ये 4 तरीके की क्या होती है, वैक्सीन के टाइप होते हैं, लाइव, किल्ड, टॉक्सॉइड और मिक्स्ड। ये 4 तरीके के क्या होते हैं, वैक्सीन के टाइप होते हैं, जिनमें लाइव में तो क्या होता है, एक बार देने की आवश्यकता है, इनको बार बार देना पड़ता है। इसमें टॉक्सॉइड दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है, बीमारी से लड़ने वाले पदार्थ, मतलब बीमारी होने के बाद में देने वाले, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। और ये मिक्स्ड है, जिसमें हम 5-5 दवाइयाँ एक साथ देते हैं, 3-3 दवाइयाँ एक साथ देते हैं। एक वो पेंटावेलेंट हो गया, एक हो गया DPT, एक हो गया MMR। ये सारे क्या होते हैं, मिक्स्ड वैक्सीन के टाइप है। DPT, MMR, पेंटावेलेंट, ये सारे क्या है, मिक्स्ड के टाइप है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखोगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। समझ में आ रहा है, कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, 5 टाइप के। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता आर्टिफिशियल पैसिव होती है, मतलब कृत्रिम रूप से जो इम्यूनिटी आएगी वो होती है। इसके अंदर जो मानव में इम्यूनोग्लोबुलिन्स में क्या होते हैं, मुख्य रूप से बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, मोस्टली 5 तरीके के। अरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स द्वारा उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, आर्टिफिशियल पैसिव प्रकार की रोग प्रतिरोधकता होती है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। IgG जो कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा से, गर्भाशय के अंदर, मतलब गर्भावस्था के दौरान मिलती है। IgA ये किससे मिलती है, कोलोस्ट्रम से, ब्रेस्ट मिल्क से जो बच्चे में मिलती है। ये IgM है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी बनाती है। IgD ये भी हमारी बॉडी के अंदर, मोस्टली स्किन के अंदर होती है। और ये IgE ये भी क्या होती है, स्किन के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में बीमारी आएगी, ये एंटीबॉडी वहां पे क्या हो जाएंगी, बढ़ने लग जाती है। समझ में आ रहा है, ये सिपाही हैं भाई एक तरीके से। तो जब भी कोई चीजें आएंगी हमारी बॉडी में, ये सिपाही वहां पे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, अपनी जगह संभाल लेंगे और उन पे क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। तो ये क्या हो गए, 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कितने हुए, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव प्रकार की रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करवाते हैं। जो कितने टाइप के होते हैं, 5 है। एक तो प्लेसेंटा से बच्चे को मिलता है, एक मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, हमारी बॉडी जो बाकी 3 बनाती है, IgM, IgD और IgE। ये सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी में आएगी, कोई कारक आएगा, ये सिपाही अपनी जगह संभाल लेंगे और उसमें अटैक करके हमारी बॉडी को उस बीमारी से बचाएंगे। समझ में आया, ये इतने सारे क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इम्यूनिटी के अंदर पॉइंट की बात करेंगे तो क्या आ गया, एंटी सीरम। क्या आ गया, नेक्स्ट वन है एंटी सीरम। इस एंटी सीरम के अंदर 3 आती है, डिफ्थीरिया, टिटनस, रेबीज और स्नेक बाइट। अरे सांप के काटने के बाद में भी तो हम लोग कोई चीज देते हैं। जब सांप ने काट लिया तो उसके बाद में भी तो हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। रेबीज हो गया, कुत्ता काट लेता है तो हम लोग उसके 14-15 इंजेक्शन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर टिटनस हो गया है तो टीटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
डिप्थीरिया हो गया तो डीटी लेते हैं कि नहीं लेते? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही हैं, एंटी सीरम टॉक्सोइड जिसको बोलते हैं। क्या? टॉक्सोइड। टॉक्सोइड का मतलब क्या होता है? बीमारी को बचाने वाले पॉइजन। अरे ये पॉइजन ही है एक तरीके से, ऐसे बोलते हैं ना भाई, जहर को जहर ही मारता है, तो टॉक्सोइड क्या है यहाँ पे? पॉइजन की तरीके से काम करेंगे। तो जब ये बीमारी आपको हो जाएगी, इस बीमारी से आपको राहत दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टॉक्सोइड्स वहां पे काम में लिए जाते हैं। जो पहला डिप्थीरिया के लिए डीटी हो गया, टिटनस के लिए टीटी हो गया, रेबीज के लिए भी एंटी रेबीज हो गई, और स्नेक बाइट के लिए क्या हो गया? एंटीवीनम। क्या देते हैं? एंटीवीनम। ये एंटीवीनम क्या होता है? सांप के जहर को कम करने वाला जहर होता है, जो इसी के जहर से बनाया जाता है। सांप के जहर से ही बनाया जाता है क्या? ये टॉक्सोइड, जो क्या करेगा? सांप के जहर को ही कम करेगा। रेबीज, एंटी रेबीज वैक्सीन वहां पे लगाई जाती है। टिटनस, टीटी के टॉक्सोइड दिए जाते हैं, और डिप्थीरिया में डिप्थीरिया के टॉक्सोइड दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे टॉक्सोइड होते हैं जो क्या करते हैं, उस इंसान के अंदर देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन क्या है? डिप्थीरिया। अगर आपको विजिबल हो रहे हैं तो फर्स्ट वन क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में देते हैं डीटी का एंटी सीरम या टॉक्सोइड, टीटी का टॉक्सोइड, रेबीज का एंटी रेबीज, और इसमें एंटीवीनम। ये एंटीवीनम सांप के जहर से बनाया जाता है। समझ में आया? तो ये एंटी सीरम हम लोग क्या करते हैं? देते हैं, और उस इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधकता पैदा करवाते हैं, ताकि वो बीमारी से क्या हो? लड़ सके। यहाँ पे बीमारी से लड़वाते हैं। बीमारी हो गई है यहाँ पे ऑलरेडी, अब बीमारी होने के बाद उसको जल्द से ठीक करवाने के लिए ये चीजें देती है। अब ये तो है नहीं कि भाई सांप को काटने से पहले आपने ये दे दिया, सांप के काटने के बाद उसको ये जहर चढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बीमारियां होने के बाद उनको ये एंटी सीरम या टॉक्सोइड है वो दिए जाते हैं, ताकि ये बीमारी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। कुत्ते के काटने से पहले ही आप लोग इंजेक्शन खाते हो क्या? कुत्ता काटने के बाद ही तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं। तो बीमारी हो गई है, अब उस बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये एंटी सीरम और टॉक्सोइड लेते हैं। इनको ही आप क्या बोलते हो? टॉक्सोइड। एंटी सीरम को क्या बोला जाता है? टॉक्सोइड। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? एक इंसान के अंदर रोग उत्पन्न होने से भी बचा सकते हैं, रोग उत्पन्न हो गए तो उनसे लड़ने की क्षमता भी प्रदान कर सकते हैं। तो सारी चीजें उस इंसान के अंदर क्या हो सकती है? उत्पन्न होंगी, और वो सभी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। दोनों तरीके से हो सकती है, या तो अपने आप बीमारी होके इम्यूनिटी बढ़ाना, या बीमारी होने के बाद दवाइयां देके, टॉक्सोइड देके उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ये सभी क्या कहलाते हैं? रोग प्रतिरोधकता। समझ में आया आप लोगों को? इतना कुछ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।